नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज बहुत सारे राज्यों से राजनीतिक डेवलपमेंट्स हैं, वो सारी खबरें हैं वो आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। झारखंड में कल इतना शोर मचा, चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होंगे। चंपई सोरेन दिल्ली तो आ गए, लेकिन उसके बाद कुछ अता पता नहीं चला कि आखिर क्या हुआ। तो कहानी क्या है, चंपई सोरेन बीजेपी में जाएंगे या नहीं? जैसे जीतन राम मांझी बिहार में हुए, क्या ये दूसरे जीतन राम मांझी भाजपा के लिए बनने जा रहे हैं? इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। और आखिर बीजेपी और चंपई सोरेन के बीच में बात क्या हुई है, अगर हुई है तो ये आपको हम बताएंगे। हेमंत सोरेन बड़े नाराज हैं। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि चुनाव क्यों नहीं करा रहे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आज चुनाव कराओ, कल हम सब इन लोगों को गुजरात भेज देंगे। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि पैसे से मेरे विधायकों की, नेताओं की खरीद फरोख्त भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनकी बात आपको सुनवाएंगे। दूसरी खबर हरियाणा से। हरियाणा में आपको मैंने कल बताया था कि दुष्यंत चौटाला मुसीबत में है। दुष्यंत चौटाला के 5 विधायकों ने 48 घंटों के अंदर इस्तीफा दे दिया और खबर यह है कि 2 और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। अब विश्लेषकों के बीच चर्चा यह है कि हरियाणा का चुनाव बिल्कुल बाइपोलर हो गया, मतलब कांग्रेस बनाम बीजेपी। इससे पहले दुष्यंत चौटाला एक फोर्स थे, इनेलो उनके दादा की जो पार्टी है उसको कुछ वोट मिले थे, कुछ निर्दलीयों को वोट मिला था, तो वहां पर वोट काफी बटे थे। लेकिन इस बार चुनाव में क्या ये सीधी टक्कर है, और अगर ये सीधी टक्कर है तो यहां भाजपा कांग्रेस के सामने कहां टिकती है, इसकी हम लोग बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कल भी हमने आपको बताया था कैसे आरक्षण को लेकर पूरा विपक्ष इस वक्त योगी को घेर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहा है। लेकिन अब सरकार भी ऐसा लगता है कि इस पर जवाब देने पर आ गई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को क्या जवाब केशव प्रसाद मौर्य दे रहे हैं, और दिल्ली में जो लैटरल एंट्री यूपीएससी के थ्रू हो रही है ऊंचे उच्च पदों पर, उसको लेकर सरकार की तरफ से भी कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं। क्या ये स्कीम या इसके बारे में बातचीत मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी, और अगर ऐसा है तो कांग्रेस इस बात को भुला क्यों देना चाहती है, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी बुरी तरीके से घिरी हुई हैं और अब तो अपने ही हमलावर हो गए हैं। उनके सांसद उन पर सवाल उठा रहे हैं, पूर्व सांसद सवाल उठा रहे हैं। मजे की बात यह कि उनकी पुलिस, ममता बनर्जी की पुलिस, उन अपने ही सांसदों को नोटिस देकर थाने बुला रही है पूछताछ के लिए। इसकी भी बात होगी। महाराष्ट्र से भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन आपको पहले मैं हमारे आज के पैनलिस्ट से मिलवा देता हूं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर आज आए तो आज सारी खबरों की परतें वो खोल देंगे। देवेंद्र, स्वागत आपका। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर साहब प्रोग्राम में आ चुके हैं। समीर जी, आपका स्वागत। और हमारे चौथे मेहमान जो हैं रोहन दुआ, वो भी प्रोग्राम में बस पहुंचने वाले। लेकिन पहले आपको हम खबर बता देते हैं क्या हो रहा है झारखंड के अंदर। 2 बयान सामने आए हैं हेमंत सोरेन का, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। वो गुजरात और गुजरातियों तक कैसे पहुंच गए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर क्या कहा कि जब इसका मन करता है तब घंटी बजाता है, जब इसको निर्देश मिलता है तब घंटी बजाता है। झारखंड चुनाव की घंटी कब बजेगी? हम रोज सुनते हैं आज इलेक्शन, कल इलेक्शन, परसों इलेक्शन की घोषणा, लेकिन जब भी कर लो होना वही है जो होगा, और भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे, ये हेमंत सोरेन दावा कर रहे हैं। चंपई सोरेन को लेकर के सीधे कुछ नहीं बोले, लेकिन इतना इल्जाम जरूर भाजपा पर लगा रहे हैं कि पैसे के बल पर मेरे नेताओं को तोड़ा जा रहा है। इस पर उन्होंने अपने नेताओं को भी घेरा, बल्कि सभी नेताओं पर एक किस्म से आक्षेप लगा दिया। कहा जब पैसा सामने दिखता है तो नेता भी फिसल जाते हैं। तो किसके लिए ये बात कह रहे थे? चंपई सोरेन दिल्ली में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनकी ज्वाइनिंग को लेकर जो खबर आई थी, उस खबर में कितनी सच्चाई थी, और ये काम अगर होना था तो क्यों नहीं हो पाया अभी तक, इसको क्यों टाला जा रहा है, इसकी बात बाद में। पहले आप हेमंत सोरेन की बात सुनिए। 3-4 महीना से रोज बोलता है कि आज होगा, कल बजेगा, परसों बजेगा, तरसों बजेगा। हम तो बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। झाड़ू पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। चंपई सोरेन आंदोलनकारी रहे हैं और शिबू सोरेन के साथ काम किया है, और जिस प्रकार से पत्र उन्होंने जो उन्हें लिखा नहीं है, उन्हें जिस प्रकार से उन्होंने पोस्ट लिखा है, तो उससे उनका दर्द झलक रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार जो चल रही है, पहले भी जब ये मुख्यमंत्री नहीं हुई, जैसे मुख्यमंत्री बने हैं 2020 से ही,
अब देखेंगे कोई भी उनके इर्द गिर्द किसी भी जेएमएम के लीडर का कोई चर्चा नहीं होता है। वो जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी शायद खुले मन से नाम ये नहीं काम कर पाए होंगे, क्योंकि उनको जेल से हर हमेशा निर्देश मिलते रहा होगा और उसी के अनुसार काम करने को लाचार और विवश रहे होंगे, तो वो भी एक दर्द रहा होगा। जिस दर्द की बात बाबूलाल मरांडी साहब कर रहे थे, बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जो पोस्ट किया है एक्स पर, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा इन्हीं बादलों को जरा सा देवेंद्र पराशर छांट दें। क्या हो रहा है सर, ये क्यों ज्वाइनिंग की इतनी कल हल्ला था, दिल्ली भी आए लेकिन उसके बाद खबर नहीं आई कोई? दिल्ली बातचीत के लिए सौरभ आए थे और बातचीत निश्चित तौर पे काफ़ी एडवांस स्टेज में हो चुकी है। और कल शाम में जब उन्होंने पोस्ट किया तो एक संभावना ये जताई जा रही थी पार्टी के लोगों के द्वारा ही कि आज भी ज्वाइनिंग कराई जा सकती है, लेकिन बीजेपी के भीतर दो राय है। पहली बात तो ये कि क्या दिल्ली में ज्वाइनिंग कराई जाए या फिर रांची में ज्वाइनिंग हो। दूसरी चीज़ ये कि ज्वाइनिंग का जो तरीका हो वो कब क्या हो और कब किया जाए। कब किया जाए मतलब ये है कि क्या चंपई सोरेन को जितनी भड़ास अभी निकालनी हो वो अपने निकाल लें, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कराया जाए, या फिर दूसरा है कि हाँ अब ये हाई टाइम है कि ज्वाइन करा लिया जाए। तो इस मंथन के चलते इतना लंबा वक्त लग रहा है क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में नहीं है। जाहिर तौर पर चंपई सोरेन कोशिश उनसे कर रहे हैं मुलाकात करने के लिए, और आज जो हमें जानकारी मिली उसमें आज देर रात गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली आएंगे। तो समझा जा सकता है कि विलंब की असली वजह क्या है और फाइनल मुहर कब लगेगा। जहाँ तक बातचीत को लेकर है सौरभ, वो बातचीत हो चुकी है, उसमें कहीं कोई अब संदेह नहीं है। तो अब मतलब कोई ये तय है कि उनको बीजेपी में ही आना है, अलग पार्टी बनाने जैसा कोई मामला जो सुन रहे थे हम लोग कल, या उन्होंने जो इशारा किया उन्होंने पिछली बार जब ये हुआ था उनके साथ जो कुछ भी, तब के बारे में बताया था कि उस समय उनके पास तीनों विकल्प थे, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से वो खुद ही चाह रहे हैं कि हाँ बीजेपी के साथ ही वो चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। समझ सकते हैं कि अब चुनाव में जब कुछ महीने रह गए हों तो ऐसे में अलग पार्टी बनाना वो इतना आसान काम नहीं होता। हालांकि जेएमएम के कुछ विधायक ऐसे हैं जो कि उनके साथ आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी उनके साथ उनको अपने अंदर एकोमोडेट नहीं कर पाएगी। बीजेपी के सामने सारा समस्या है कि कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के खुद मजबूत नेता हैं, तो ऐसे में जेएमएम को लेकर क्यों वहां पे वो समस्या कोई खड़ी करना चाहेगी। चंपई सोरेन के बारे में ये जरूर है कि बीजेपी के किसी भी लीडर से आप बात कीजिए जो झारखंड से रिलेटेड हैं, वो ये मानते हैं कि बहुत क्लीन छवि के हैं और इनके आने से फायदा होगा। इनको कहा जाता है कि जमशेदपुर का जो कोल्हान क्षेत्र है, जमशेदपुर और सिंहभूम, ये कोल्हान के टाइगर हैं। और 7वीं बार का विधायक होना आप समझ सकते हैं सौरभ की किस प्रकार से आदिवासियों के बीच उनकी पॉपुलरिटी होगी। और पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, एक भी सीट नहीं आई थी। जबकि ट्रेडिशनली बीजेपी के बारे में कहा जाता रहा है, अविभाजित बिहार जब था, बिहार और झारखंड दोनों एक साथ थे, उस समय भी ये कहा जाता था कि अगर कोई एक सीट बीजेपी जीतेगी तो वो जमशेदपुर पूर्वी की सीट होगी। वो सीट भी पिछली बार बीजेपी हारी है। तो आप समझ सकते हैं कि वैसे इलाके में जो आपका गढ़ हुआ करता था, वहां अगर इतनी पतली हालत है और उसमें इस इलाके का इतना मजबूत नेता अगर आपके पास आने को तैयार हो तो फिर बीजेपी के लिए कितने बिन और बदले में क्या मिलेगा चंपई सोरेन को? विधानसभा की सीट बस, और उसके बाद अगर सरकार आएगी तो मंत्री। अच्छा, इसके अलावा और क्या? इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री बन जाए निश्चित, मतलब इसके अलावा और कुछ वो अपेक्षा ना करें। इसके अलावा और कुछ अपेक्षा हो भी नहीं सकती, संभव भी नहीं है। दूसरी चीज कि उनके पास जहां वो हैं वहां ये भी इस बार खतरा मंडरा रहा है कि हो सकता है कि विधायक भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि अगर अर्जुन मुंडा के लिए 3 सीट सोचा जा रहा है, उन 3 सीट में से एक सरायकेला भी है जो कि चंपई सोरेन की सीट है। पिछली बार हालांकि इनका मार्जिन 15,000 का था, लेकिन वो तब था जब आंसू भी वहां पे अलग कैंडिडेट दी हुई थी। आंसू इस बार गठबंधन में है। उसके पहले के जो 3 विधानसभा चुनाव हैं, तीनों का मार्जिन देखिएगा तो एक में भी 5,000 से अधिक नहीं है, किसी में 3,500, किसी में 1,100, इस तरह का मार्जिन रहा है। तो वो क्लोज सीट वाली विधानसभा, अगर विधानसभा इस बार हार गए तो आप समझ सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा भी हार जाए तो कितनी मुसीबत। दूसरी चीज कि उनको ईगो वाली समस्या ज्यादा लगी है। मसला सिर्फ ये नहीं था कि उनको मुख्यमंत्री से हटाया गया, पहली बात सौरभ की जिस तरीके से हटाया गया, और हटाने के बाद जो उनके करीबी अधिकारी थे जो कि सरकार में उस समय प्रमुख भूमिका में थे, उनको एक एक करके हेमंत सोरेन ने किनारा कर दिया। और वहां पर फिर चंपई सोरेन को यह समझ में आने लगा कि इसका मतलब कि अविश्वास का संकट इस कदर था कि आपने न सिर्फ मेरी कुर्सी ली जो कि आप ले सकते थे, लेकिन मेरे लोगों को अगर आप किनारे कर रहे हैं, जिनके साथ में काम कर रहा था उनको किनारे कर रहे हैं, इसका मतलब खाई बहुत। मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ज्यादा वो जो आत्मसम्मान पर चोट बता रहे हैं वो बात सही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा जैसी चीज चंपई सोरेन का जो व्यक्तित्व रहा है ना सर, इसमें ऐसा रहा नहीं है। शिबू सोरेन के बेहद करीबी रहे हैं और हमेशा से पार्टी लाइन पे चलने वाले नेता। कल भी आप देखें जो उन्होंने पोस्ट किया उसमें ये कहा था कि मैं पार्टी तोड़ के अलग लोगों को ले जाऊं, ऐसा मैं कतई नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे समय में जब आप दरवाजे पे हैं पार्टी छोड़ने के, तब भी अगर ये भावना रख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि इमोशन क्या होगा। आहत बहुत ज्यादा है जिस तरह से हेमंत सोरेन, और सिर्फ वही नहीं है,
शिबू सोरेन के समय के जो भी नेता हैं हेमंत सोरेन के कार्यशैली को लेकर बहुत नाराज रहते हैं। अच्छा, जो उन्होंने पोस्ट लिखा अवधेश जी, थोड़ा सा उसके बारे में बता देना चाहिए। उसमें ये जो बात देवेंद्र बताई, काफी बातें तो वो उन्होंने आपको बता दी। उसमें लिख रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं और अचानक मुझे अफसरों के द्वारा बताया जाता है कि आपके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। मुख्यमंत्री को कहा जा रहा है कि आपके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। उन्होंने फिर भी ये भी सह लिया। उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम ऐसा है, उसमें ये भी उनको बताया गया कि विधायक दल की बैठक होने जा रही है 3 तारीख को। इस पर भी वो नाराज हुए कि भाई विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मेरा है, मैं सीएम हूं। फिर भी वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि उस दिन मेरा एक कार्यक्रम उससे पहले लगा हुआ है, मुझे उस कार्यक्रम में चले जाने दो, मैं वहां से विधायक दल की बैठक में आ जाऊंगा। इतना भी नहीं सुना गया, वो उनको उस कार्यक्रम में भी नहीं जाने दिया गया। और वो लिख रहे हैं कि मैं अपनी पीड़ा कहूं तो किससे कहूं, क्योंकि मुझे कहा जाता है मैं पार्टी का बहुत सीनियर नेता हूं और मेरे ऊपर तो एक ही सुप्रीमो है और वो इस वक्त अस्वस्थ चल रहे हैं, तो मैं अपनी बात कह भी किसी से नहीं सकता था। और इसके बाद फिर उन्होंने वही जो कहा कि जिस तरीके से मुझे कुर्सी से उतरने के लिए कहा गया, मैंने उस विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन कह रहे हैं कि यहां से मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब उस वक्त उन बातों को लेकर के हेमंत सोरेन ने क्या कहा होगा, ये बात तो बाहर कभी नहीं आई, लेकिन वो हाँ ये भी कह रहे हैं कि अपनी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अवधेश जी, देखिए, भारत की राजनीति ही नहीं, दुनिया का इतिहास बताता है कि इंसल्ट जो है व्यक्ति बाकी सब कुछ अपना नष्ट कर देगा, लेकिन अगर उसका निजी अपमान हो जाए, उसके आत्मसम्मान को धक्का लगे, तो कभी ना कभी वो उसका प्रतिशोध लेने की कोशिश करता है। ये कभी भी, ये सामान्य नियम है अपने जीवन का भी, राजनीति का भी, कि किसी भी लेवल पर किसी व्यक्ति को कम से कम व्यक्तिगत तो सार्वजनिक, अरे किसी स्तर पर इंसल्ट मत करिए। अब ये तो सीधा इंसल्ट है कि अगर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और मुख्यमंत्री उसमें कुछ कर नहीं पा रहा है और वहां जाने पर कहा जाता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। बिल्कुल। तो ये तो ऐसी घटना है कि उसके बाद कौन सहन करेगा। चंपई सोरेन अपनी बदौलत उठे हुए नेता हैं। हालांकि देवेंद्र जी ये बात सही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का भी आदिवासियों के बीच, जनजातियों के बीच इतना बड़ा जनाधार है उस क्षेत्र में कि हमेशा लड़ाई रही। कल भी आपको मैंने कहा बता रहे थे कि ये कोई ऐसा नहीं है कि कहा जा रहा है। तो ये जो घटना है उसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास 3 विकल्प थे। पहला तो यह था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, एक विकल्प है। दूसरा विकल्प यह था कि मैं एक संगठन स्वयं खड़ा करूं पार्टी, और तीसरा विकल्प यह था कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए मैं किसी पार्टी में शामिल होकर फिर वहां से काम करूं। तो मैंने तीसरा विकल्प चुना है। तो जब वो स्वयं तीसरा विकल्प चुन रहे हैं तो इसमें किंतु परंतु तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो, आप ध्यान देंगे, जब हेमंत सोरेन को सजा हुई, उनका जेल जाना निश्चित हो गया, तो मुख्यमंत्री को लेकर जो जितना वहां तू मैं हुई थी, जिस प्रकार के तूफान खड़ा हुए, और हेमंत सोरेन जी की जो पत्नी है उनको लाने की कोशिश की बहुत सारे विधायकों ने कि उनको बनाया जाए। फिर उनके चूंकि भाभी ने विद्रोह कर दिया कि उनको कैसे बना दोगे, तो अंतिम समय में हार कर जो है, और इन्होंने चंपई सोरेन ने भी अपना चूंकि अपना आंख तरेड़ दिया था, खड़ा हो गए थे कि भाई मैं तो सबसे सीनियर हूं, मुझे क्यों नहीं। तो उस समय एक विवस्था की स्थिति में ही चंपई सोरेन सर डे 1 से चल रहा है ये इनके साथ। जब वो राजभवन के बाहर इनको ले जाया गया था गवर्नर से मिलाने के लिए, जब बाहर आए तो इनको नहीं बोलने दिया जा रहा था भाई ये हमारे नेता, विधायक दल के नए नेता हो गए, एक तरफ कांग्रेस के नेता खड़े हो गए, दूसरी तरफ जेएम के नेता खड़े हो गए, वो बोल रहे हैं। तो ये इसलिए अच्छा, जेल में जाने के बाद भी जो जानकारी आ रही थी, दोनों के बीच कम्युनिकेशन ठीक से नहीं था उनके लोगों के बीच, बल्कि कुछ गाली गलौज की भी बातें आ रही थी। तो उसमें ये होना था। और वैसे भी देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर देखेंगे तो टूट का एक लंबा इतिहास है। शिबू सोरेन जब भी मुख्यमंत्री बने, कभी कार्यकाल उन्होंने पूरा ही नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोई सरकार अपनी कार्यकाल वहां पूरा ही नहीं करती है, और वो किसी न किसी प्रकार से विद्रोह और टूट होता रहता है। एक जो बड़ा कारण होता है वो यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस लक्ष्य के लिए बना था कि हम जनजाति आदिवासियों के लिए, हक के लिए लड़ते हैं, उनके लिए काम करेंगे, संकल्प लिया जाता था, वहां मतलब कस्में खाई जाती थी वो दीप जला के सारा, अब वो तो रहा नहीं है। अब वो वहां हो गया है। हेमंत सोरेन की बात सुन के वो याद आ गया प्रकरण थोड़ा सा। आप उस वक्त, मैं तो उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन आपने जरूर वो करीब से देखा होगा जब ब्रीफकेस लहराए जाते थे संसद के अंदर। तो बता रहा हूं, तो ये अच्छा, वो पार्टी और वो इल्जाम किस पे लगा था? कैश फॉर वोट का लगा था शिबू सोरेन जी पर। 3 लोग थे नरसिम्हा राव जी की सरकार में। और आज वो हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि नेता पैसे देकर फिसल जाते हैं, वही हमारे नेताओं के साथ हो रहा है। तो अब इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका खुद जब शीशे का घर हो, आप खुद ही दलदल पर खड़े हो और दूसरे को कह रहे हैं कि ये तो दलदल में जा रहे हैं इनके शीशे, कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का पिछले 30 वर्षों का जो इतिहास है
वो एक अनैतिक राजनीति का, भ्रष्टाचार का, सत्ता की अवसरवादिता का, सत्ता लोलुपता का, तो इसलिए अब वो आकर्षण पार्टी में नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन कह रहे हैं घंटी बजा दे इस वक्त एक बार इलेक्शन कमीशन चुनाव की, इनको गुजरात भेज देंगे। देखिए हेमंत सोरेन को तो कहना पड़ेगा चुनाव में जाना है, और वो कह रहे हैं कि झारखंड का चुनाव घोषित नहीं हो रहा है। 26 नवंबर को तो भी महाराष्ट्र की डेट खत्म हो रही है, उसका चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ। झारखंड तो उसके बाद है, 5 जनवरी 2025 को कार्यकाल खत्म होगा, तो झारखंड के लिए भी समय है। लेकिन देखिए जिस तरीका निर्णय हेमंत सोरेन ने लिया, ये परिवारवाद की जो पार्टियां होती है, क्षेत्रीय पार्टियां होती है, इसमें ऐसे निर्णय होते हैं। अब बाला साहब ठाकरे ने जब नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाना था तो मनोहर जोशी को बुला लिया सुबह घर पे, वो बोलते इस्तीफा लिख दो नान्या, तू आज से मुख्यमंत्री। वो वहीं बैठे थे नारायण राणे, मनोहर जोशी ने लिख दिया इस्तीफा। क्या कहते हैं नारायण राणे को? नान्या। बाला साहब ठाकरे उसको नान्या बोलते थे। तो इस तरह के निर्णय होते हैं। अखिलेश यादव, मुलायम के बाद अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और बड़े राजनीतिक दलों के अंदर भी जो मुख्यमंत्री इस्तीफा लिया जाता है, बड़े भारतीय जनता पार्टी की भी अगर हम बात करें तो एक सेंटिमेंट उभरता है। मध्य प्रदेश में जब उमा भारती से इस्तीफा लिया गया तो उमा भारती ने बाबूलाल गौर को ही मुख्यमंत्री बनवाया। बाद में उन्होंने कोशिश की मैं मुख्यमंत्री बनूं, फिर शिवराज सिंह चौहान बने, उमा भारती को जाने नहीं दिया गया। येदियुरप्पा से जब इस्तीफा लिया गया तो येदियुरप्पा ने अपने भरोसे सदानंद गौड़ा को वहां पर मुख्यमंत्री बनवाया था, हालांकि बाद में वो उनके भरोसेमंद नहीं रहे। तो जब बड़ा मुख्यमंत्री जब छोड़ता है उसको लगता है कि उसकी जगह मेरा कोई अनुयायी मुख्यमंत्री बन जाए जिससे मैं अपने हिसाब से सरकार चलाता रहूं। अब अगर जो झारखंड के अंदर हुआ है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन का इस्तीफा लिया, 31 जनवरी को मुख्यमंत्री बने थे और अगस्त में लगभग 7-8 महीने 3 जुलाई को इस्तीफा दिया। हाँ 3 जुलाई को दिया, 31 जनवरी को बने थे। तो इस दौरान उन्होंने काम बहुत बेहतर किया, उनकी छवि बहुत अच्छी रही है, हमेशा ईमानदार रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको कोई दाग नहीं था किसी तरीका। और अब जो चंपई सोरेन ने बताना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी बताने की कोशिश करेगी कि यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर की लड़ाई है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम पार्टी में कोई टूट करने नहीं जा रहे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कोशिश करे कि चंपई सोरेन अपनी पार्टी बनाए और वहां पर कैंडिडेट खड़ा करे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को हरवाए वहां पर। उसके बाद देखते हैं उनको कितनी सीट आती है, अगर जरूरत पड़ेगा तो गठबंधन लेंगे या बाद में मर्ज कर लेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी बताने की कोशिश करे कि भाई इस तोड़फोड़ में हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से एक आदिवासी नेता का अपमान हुआ है, एक मुख्यमंत्री का अपमान किया गया है, इतने सीनियर व्यक्ति का अपमान हुआ है, तो उसके कारण वो पार्टी छोड़ रहे हैं। इस तोड़फोड़ में हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब चंपई सोरेन को डिसाइड करना है कि वो पार्टी बनाते हैं या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। अब ये उनको निर्णय लेना मुझे लग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पास। आप देखिए लोकसभा चुनाव तो हो गया, लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन था, लेकिन ये लड़ाई अब राज्यों में लड़ी जा रही है। रोहन दुआ आ चुके हैं प्रोग्राम में। रोहन, बहुत स्वागत आपका भी। हमने अभी झारखंड की बात की, अब यहाँ पर एक इंडिया गठबंधन की सरकार वहां चल रही है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ अगर ये आ जाते हैं चंपई सोरेन तो यहाँ ये भी एनडीए यहाँ मजबूत हो जाएगा। अब मैं आपको हरियाणा लेकर के चलता हूँ। दूसरी लड़ाई हरियाणा में होने जा रही है। हरियाणा के अंदर पिछली बार जब इलेक्शन हुआ 2019 में, उस वक्त दुष्यंत चौटाला ने अपनी नई पार्टी बनाई थी। दुष्यंत चौटाला अपने दादाजी से, अपने चाचा जी से अलग होकर राजनीति में उतरे थे और ये लगा कि जो इंडियन नेशनल लोकदल की जो लेगेसी थी या ताऊ जिनको कहते थे, चौधरी देवीलाल की जो लेगेसी थी, वो हरियाणा की जनता ने उनको सौंप दी थी। उनको वोट मिला तकरीबन 15% के करीब। तो एक तरफ भाजपा, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा, साथ में इनेलो भी थी उनके चाचा की और दादा की पार्टी, लेकिन उसको 2-2.5% के करीब वोट मिला था। लेकिन वोट बटा था। उसका नतीजा क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सत्ता में आई, लेकिन दुष्यंत चौटाला किंग मेकर बने। 10 विधायक वो जिता करके लाए थे। आज की परिस्थिति क्या है? लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले यह गठबंधन टूटता है। कहा जाता है कि यह स्ट्रेटेजिकली किया गया ताकि लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके, लोकसभा चुनाव में मतों का विभाजन हो सके। अब 10 विधायक जो वो जिता करके लाए थे दुष्यंत चौटाला, पिछले 48 घंटों में उनमें से 5 ने इस्तीफा दे दिया, 3 पहले दे चुके हैं और 2 देने वाले हैं। मतलब जितने थे सबके सब पूरे घर के बदल डाले गए, वैसा कुछ सीन उनके साथ हो गया है। और क्या दुष्यंत चौटाला ने जो जमीन अपने लिए बनाई थी हरियाणा में, राजनीतिक जमीन, अब वो पूरी तरीके से खो चुके हैं? अगर ऐसा होगा तो ये लड़ाई सीधे सीधे कांग्रेस बनाम भाजपा होगी, सीधे कहिए तो मोदी बनाम राहुल गांधी होगी। तो यहां पर एक बार फिर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। रोहन, हरियाणा से क्या खबर है? मुझे लगता है कि सौरभ, जिस तरीके से अगर आप जेजेपी की तोड़ने की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो टूटी भाजपा के साथ में उनका गठबंधन, आज जेजेपी का जो जाट वोट है कहीं ना कहीं भाजपा को उसका खामियाना भुगतना पड़ेगा। और अगर वो गठबंधन इलेक्शन से पहले वापस होता है तो शायद वो बेनिफिट जो है वो बीजेपी को वापस मिल जाए। लेकिन क्योंकि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जैसे लोग भी कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं, कांग्रेस एक जैसे कहते हैं सेट देयर ओन हाउस इन ऑर्डर डिसऑर्डर, वो अपने घर को भी नहीं भी संभाल पा रही है। और कांग्रेस में जो लड़ाइयाँ चलती गई हैं, आप देख लीजिए
पिछले 3 सालों में कितने लीडर्स हैं जो कांग्रेस के भी छोड़ के गए, भले ही वो जाट हो या नॉन जाट हो। कुलदीप बिश्नोई छोड़ के गए। तो मुझे लगता है कि भाजपा ने कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक अलायंस जरूर करी है। जैसे कुलदीप बिश्नोई को लेके आए, सिरसा से उन्होंने एक अशोक जी को लड़वाया, जो अशोक तंवर को लड़वाया। तो कहीं ना कहीं जो फोकस है वो बाकी कास्ट्स पे भी रहा है भाजपा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जाट के जाने से, जेजेपी के जाने से उनको कोई एक वीकनेस महसूस होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये भी माना जाता है, लोगों के अंदर एक वहम भी है और एक मिसकंसेप्शन है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट जाट हैं। ऐसा नहीं है, 30 से 32% वहां पे ओबीसीज हैं। तो उसको स्वीकारना पड़ेगा कि सैनी वोट हो या नॉन जाट वोट हो। लेकिन देखिए, विधायक जाना टूटना दूसरी पार्टी में ये अलग बात है, लेकिन दुष्यंत चौटाला क्या इरेलेवेंट हो रहे हैं चुनाव में? कल भी हमने इस बारे में बात की। नहीं मानते आप? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, दुष्यंत चौटाला एक यूथ लीडर्स हैं। अगर दीपेंद्र हुड्डा आज ओलंपियंस के दम पे हरियाणा के उन गांव में जाके वहां से निकल के आ रहे हैं और लीडर बनना चाह रहे हैं और उस जाट पॉलिटिक्स की एक जो प्रोमिनेंस है उसको बढ़ा रहे हैं, तो दुष्यंत भी उन लोगों से आते हैं जिन्होंने इसी जोन में सिरसा, झज्जर, रोहतक में अपनी पार्टी का वजूद बड़ा ऊपर तक खड़ा किया है। और ये बता दूं कि जिस समय भाजपा में आए हुए नेता जैसे चौधरी बीरेन्द्र सिंह हो या उनके बेटे हों जो अब भाजपा छोड़ के गए, कांग्रेस से उनको टिकट नहीं दी गई, तो ये वही चौटालाज हैं, उन्होंने उनको हराया था, उन जाट लीडर्स को भी। ठीक। देवेंद्र, क्या हरियाणा का इस वक्त चुनाव से पहले पॉलिटिकल लैंडस्केप दिख रहा है? बीजेपी मुसीबत में है। अगर जेजेपी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ती तो वो बीजेपी के लिए फायदा हो सकता था, लेकिन जेजेपी के साथ सौरभ समस्या ये है कि अभी क्रेडिबिलिटी वैसी है नहीं है। उसकी वजह यह है कि सरकार में रहते हुए जिस तरह के आरोप जेजेपी के ऊपर लगा उसने बहुत डैमेज किया। तो एक तो जाट इस बात से नाराज हुए कि आप बीजेपी के साथ चले गए, दूसरा कि जो छवि का बहुत नुकसान हुआ कि और करप्शन को लेकर बहुत ज़्यादा आरोप लगा था। तो ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हरियाणा में ट्रायंगुलर या चतुष्कोणीय मुकाबला हो। जैसे बसपा के साथ जो INLD का गठबंधन है वो मजबूती से लड़े, जेजेपी मजबूती से लड़े, तो फिर बीजेपी के लिए हरियाणा में कुछ संभावना हो सकती है। अन्यथा बीजेपी के लिए बहुत मुसीबत है, डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में दिक्कत है बहुत ज़्यादा। और ये पार्टी के सभी नेता भी इस बात को स्वीकारते हैं। और उसमें जो बड़ी चिंता की बात है वो ये नहीं है कि जाट बीजेपी के खिलाफ है, जाट तो बीजेपी के खिलाफ ही रहते हैं। और वो खिलाफत कुछ इस प्रकार की अभी हो गई है कि जैसे मुस्लिम की बात कर लें या सिखों की बात कर लें, उसी कैटेगरी में लगभग जाट है हरियाणा में। यूपी में वैसा नहीं है, हरियाणा में वैसा है। लेकिन हरिजन जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में शिफ्ट हुआ है, हरिजन वोट कांग्रेस की तरफ, SC वोट जो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है, वो बीजेपी के लिए बड़ी समस्या है और उसको काउंटर करने के लिए लगातार कोशिश। लेकिन बड़ी बताते हैं बहुत गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है, उसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने। गुटबाजी है, इसमें कोई दो राय नहीं। शैलजा वर्सेस भूपेंद्र हुड्डा, वो सभी जानते हैं कि किस प्रकार की गुटबाजी है, लेकिन वो गुटबाजी ऐसी नहीं है कि इस मोमेंटम को बहुत बड़ा झटका दे दे। और वो हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि अगर आप लोकसभा चुनाव में सोचिए सौरभ कि अगर नरेंद्र मोदी इफेक्ट के चलते आपको नरेंद्र मोदी इफेक्ट के बावजूद 5 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो आप विधानसभा में समझ सकते हैं क्या स्थिति रहेगी। नहीं, लेकिन जो झारखंड को लेकर के कहा जा रहा है कि अगर चंपई सोरेन मान लें या उनके साथ कुछ और लोग भाजपा में आना चाहते हैं तो उनको अपना भविष्य भाजपा में दिखाई देता है। हरियाणा में वो लॉजिक नहीं अप्लाई होता सर? नहीं। अच्छा, आप ही बोलिए प्लीज। झारखंड वाली सौरभ स्थिति यह है कि बाकी लोग जो आएंगे, एक तो वो बीजेपी के लिए वो एसेट नहीं हो सकता है झारखंड में, हो सकता है बीजेपी उन्हें टिकट भी ना दे। लेकिन दूसरी चीज हरियाणा वाला फर्क यह है कि हरियाणा में जो मोमेंटम है वो एक तो 10 साल का शासन है बीजेपी का, तो अपने आप में एंटी इनकम्बेंसी आप समझ ही सकते हैं। दूसरा, मोमेंटम अभी खिलाफ चल रहा है और उस कंडीशन में मतलब अभी बीजेपी के किसी भी लीडर से बात कीजिए, वो समझ में आ रहा है कि उनको समस्या दिख रही है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, जाटों की नाराजगी उन्होंने बता दिया और अब तो महिला ओलंपियंस को साथ लेकर भूपेंद्र हुड्डा दो पक्ष है, दो पक्ष। पहला पक्ष है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो अपने माने प्रतिबद्ध समर्थकों और पार्टी के अंदर ज्यादा है। ये अगर आप गहराई से वहां जाएंगे, और वो लीडरशिप को लेके रहा है, कार्यशैली को लेके रहा है, भ्रष्टाचार को भी लेके रहा है। और चूंकि कार्यकर्ता और समर्थक लोगों के बीच नहीं जा रहे थे अपनी पार्टी के लिए, तो जहां जहां लोगों के मन में असंतोष था उनको कोई उत्तर नहीं मिला है। विधानसभा चुनाव में साफ दिखता था कि अगर बीजेपी और कांग्रेस का समर्थक है तो कांग्रेस का समर्थक वोकल होकर कहता था, बीजेपी का समर्थक थोड़ा सहमा हुआ दिखता था, यह बात साफ था। तो वो स्थिति थी। लेकिन क्या जननायक जनता पार्टी या दूसरा जो INLD है उसकी स्थिति क्या है वहां? देखिए, जैसे ही इन्होंने
भाजपा का साथ छोड़ा कि 3 विधायकों ने तो उसी समय विद्रोह कर दिया कि हम भाजपा के से वो सहमत है। इनके प्रदेश के अध्यक्ष ने उसी समय इस्तीफा दे दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय कांग्रेस के सामने थोड़ी कमजोर निश्चित रूप से दिख रही, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लीडरशिप के सामने बीजेपी का कोई लीडरशिप नहीं है, ये भी ठीक है। बीजेपी के अंदर भी अंदरूनी कलह है, सब ठीक है। लेकिन ये दोनों जो INLD से निकली हुई पार्टी है, ये इस समय तो जनता के द्वारा नकारी हुई पार्टी है। 0.87 वोट जो देवेंद्र कह रहे हैं ना कि इनके खड़े हुए बगैर भाजपा का चांस नहीं वो है। ठीक बोले कि जाट वोट अगर ये सब काटेंगे थोड़ा तभी बीजेपी, इनका मानना ये है। लेकिन स्थिति जरा अभी देखिए, विधानसभा चुनावों में आपको हरियाणा में कुछ नए समीकरण दिखेंगे। अच्छा, ये तो होगा नहीं कि ये सब टूट गए हैं, इनके लोग सब बीजेपी में जाएंगे। वो भी निर्दलीय खड़े होंगे, ठीक है। कुछ निर्दलीय खड़े होंगे, कुछ साथ खड़े होंगे। किसी को दूसरी पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा, वो आके जेजेपी से लड़ जाएगा। ये सब वहां होगा, लेकिन बैनर के रूप में जेजेपी और INLD वो इस समय ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके बाद आगे बात कर लेंगे। तो मैं जब भी